एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है मुद्दे की चर्चा का। जी हां, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने जब से अपनी सूची जारी की है पहली, तब से सियासी गलियारे में और भी ज्यादा हलचल मच गया है। आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शनिवार यानी 2 मार्च को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जहां भाजपा ने 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। बता दें, जल्द ही लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के सियासी गलियारे में हलचल मची हुई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने नामों के आगे मोदी का परिवार जोड़ लिया है। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के सभी नेताओं ने अपने बायो बदल डाले हैं। बीजेपी नेताओं के इस कदम को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बयान पर पलटवार बताया जा रहा है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रविवार को आयोजित जन विश्वास महारैली के दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा, अगर नरेंद्र मोदी के पास अपना परिवार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। वह राम मंदिर के बारे में डींगे हाँकते रहते हैं, वह एक सच्चे हिंदू भी नहीं है। इसके साथ ही अब ये बयान न केवल बीजेपी के नेताओं को झकझोर रहा है, बल्कि पूरे देश की जनता को भी झकझोर रहा है। वहीं सीएम योगी ने किसानों को मुआवजा देने का ऐलान किया, तो अखिलेश यादव ने डबल मुआवजे की मांग कर दी है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। बीजेपी से विकास पांडे जी, सपा से विवेक पांडे जी और सुभासपा से सुभाष जी हमारे साथ, ये सभी मेहमान आज मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का मुद्दे की चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा पहला सवाल विकास जी आपसे ही है, अब की बार 400 पार, एक बार फिर से मोदी सरकार, ये नारे भाजपा लगा रही है, वही विपक्ष भी कह रहा है कि अब की बार 400 पार ही हार होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुंबकम की भावना पे काम करने वाला राजनीतिक दल है जी। आप देख लीजिए, चाहे हमारे आदर्श पुरुष श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, या लाल कृष्ण आडवाणी हो, या आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री हम सबके स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, या वर्तमान के परिवेश में देखिए राष्ट्र ऋषि नरेंद्र मोदी जी हो। ऐसा नेतृत्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट कर रखा है। मोदी जी से विपक्ष को एलर्जी अभी की नहीं है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो इस देश में तमाम तरीके के नैरेटिव मोदी जी को लेकर के सेट किए गए, चाहे वो मोदी जी को मौत का सौदागर कहने की बात हो, और चाहे वो अमेरिका के द्वारा वीजा ना दिए जाने का मुद्दा हो। ऐसे तमाम प्रोपोगंडा मोदी जी के खिलाफ विपक्ष ने किए 2014 के चुनाव से पहले भी, और 2019 के चुनाव से पहले भी मोदी जी को नीच जैसे शब्दों से, घृणित शब्दों से संबोधित किया गया इसी विपक्ष के द्वारा। लेकिन कहते हैं कि जिनका परिवार 140 करोड़ की जनता है, उनके लिए वो पूरा परिवार आकर के खड़ा हुआ और उन सारे विपक्षियों को जवाब दिया उस 140 करोड़ जनता ने, और भरपूर आशीर्वाद दिया जो पूरे कांग्रेस समेत विपक्ष की आंख की किरकिरी बन गया, और 300 प्लस सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रचा इस देश के अंदर। ये सबसे बड़ा कारण है, मुझे लगता है, आज विपक्ष के आंख में खटकने का। मोदी जी एक वो तारा हैं, वो सूरज हैं, जिसकी तरफ देखना तो दूर, किसी विपक्ष के नेता में इतना साहस नहीं है कि एक टकटकी बांधकर उन्हें देख बर भी सकें। आप सूरज की तरफ धूल फेंकेंगे, वो वापस धूल आपके चेहरे पे आने वाली है। ये बात पूरे विपक्ष को पता होनी चाहिए, और वो धूल आपको 2024 में पता लग जाएगी, जब सुपड़ा साफ होगा पूरे विपक्ष का इस देश से। जी विवेक जी, आप बताइएगा, अभी बात हो रही थी कि मोदी के पास परिवार नहीं है, लालू यादव बयान दे रहे थे कि उनके पास परिवार नहीं है। अब 140 करोड़ की जनता कह रही है कि उनका परिवार है। अब ये बयान जो है 140 करोड़ जनता दे रही है एक साथ, तो लोकसभा चुनाव में कितना मुश्किल होने वाला है। देखिए, पहले तो आपने बहुत अच्छा विषय उठाया, मुझे लगता है कि, लेकिन आज विषय में थोड़ा सा एक तथ्यात्मक रूप से मैं कहूंगा कि आपको जेडीयू के प्रवक्ता को यहाँ बिठाना चाहिए था, ताकि लालू जी के बयान पे वो विवेचना या वो उस पे अपनी स्पष्टीकरण को ज्यादा अच्छे प्रभावी तरीके से रखते। लेकिन चूंकि मैं समाजवादी पार्टी से आता हूं, तो मैं अपनी बात जरूर रखूं। हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं विवेक जी, हम गठबंधन की बात कर रहे हैं, हम किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, ठीक है। तो अगर 140 करोड़ जनता की बात की जाए, तो क्या भाजपा को 140 करोड़ जनता का 140 करोड़ वोट मिलता है चुनाव में? मुझे लगता है ये अतिशयोक्ति हो जाएगी। हास्यास्पद लगता है सुनने में
और जिन्होंने अभी चांद सूरज तारा बात की, बिल्कुल सही बात की। मैं अपने मित्र की बात से सहमत हूं कि इनके चांद सितारे ढूंढते हैं, इनका तारा जो है वो सूरज की परछाई में लुप्त होकर के उस ज्वलन के पीछे, उस सूरज के गोले में जो आग होती है, अग्नि होती है, उसके अंदर ऐसे ऐसे कारनामे पोषित करते हैं भाजपा के लोग कि देखते ही बनता है। ज्यादा दूर मत जाइए ना, एक सांसद उपेंद्र सिंह रावत इनके हैं। विकास जी, इसका जवाब दीजिएगा। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी रहेगी तो नौकरी खत्म हो जाएगी और आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। ये संविधान मंथन का समय है। अब मेरी बात सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ कि ये एकदम सारे सोनाली जी, पहले भी 2022 में एक प्रोपेगेंडा लेकर के पूरे देश में घूमे थे ये, और दुनिया भर की दुहाई दे रहे थे कि ईवीएम हैक हो गई। अब कह रहे हैं संविधान खत्म हो जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएंगे। ये वो लोग कह रहे हैं कि जो अपने परिवार और पार्टी के अंदर एक लोकतंत्र नहीं बना के रख पाए, और वो आज आकर के इस देश के लोकतंत्र की दुहाई दे करके जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। वो जानते हैं स्वयं से, वो खुद में ये झांक करके नहीं देख रहे हैं कि जिनकी पार्टी में जब से पार्टी बनकर के आई है तब से अब आप देख लीजिए तो केवल चाहे नेशनल आधारित पे देख लीजिए कांग्रेस पार्टी हो, चाहे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी हो, और चाहे जेडीयू, चाहे आरजेडी की बात कर लीजिए लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये सारे के सारे इंडी गठबंधन के हिस्सा हैं सोनाली जी। और इनमें कोई दल ऐसा नहीं है कि जिस दल में स्वयं के दल के अंदर लोकतंत्र हो। एक परिवार की राजशाही चल रही है इन सारे दलों के अंदर। और फिर माननीय मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था, और उस बात में सच्चाई भी है कि ये सारे के सारे दल अपना परिवार बचाने के लिए 2024 के चुनाव में आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी इस देश को नए शिखर पर पहुंचाने के लिए, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए चुनाव में आ रहे हैं। ये बुनियादी फर्क है जो मुझे लगता है कि देश की जनता समझ रही है सोनाली जी। इनके चश्मे से अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं दिखने वाला है। देश के चश्मे से देखिए, देश बताएगा आपको कि जिस देश के अंदर पहले 13 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बनती थी, आज 36-37 किलोमीटर प्रतिदिन, दूने से भी ज्यादा सड़कें बन रही हैं प्रतिदिन। ये देश ये भी जानता है कि जहां 367 यूनिवर्सिटीज थी इस देश के अंदर, आज 750 से ज्यादा यूनिवर्सिटी है इस देश के अंदर। तो देश बदल रहा है, और इस बदलाव की बयार अगर हमारे विरोधियों को महसूस करनी है तो जनता के बीच जाकर के देखें। एसी कमरों में बैठ करके ऐसी बातें करने से देश इनके हिसाब से नहीं चलने वाला है। जी सुभाष जी, आप कुछ कह रहे थे अभी। जी सुभाष जी। सुभाष जी, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। किसके लिए करें मैडम? विकास जी, आप जवाब दीजिएगा। सुभाष जी को शायद कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। देखिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? सीएम योगी ने आज किसानों को मुआवजा देने की भी बात कही विकास जी। उसके बाद भी अखिलेश यादव ने कहा कि डबल मुआवजा दिया जाए। तो सवाल यही है कि क्या इससे पहले अखिलेश यादव मुआवजा देते थे किसानों को? तो ये उलटफेर लगातार जारी है। जैसा कि आपने देखा कि पहले आज सुबह ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों की फसल बर्बाद होने को लेकर के मुआवजा देने का ऐलान किया। मुआवजा देने के ऐलान के साथ उन्होंने सभी डीएम को निर्देश भी दिए कि इस मामले पर सख्ती से ध्यान दिया जाए, 48 घंटे के अंदर मुआवजा भी दिया जाए सभी किसानों को। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव का पलटवार करते हुए एक और बड़ा बयान आता है। वो सभी किसानों को डबल मुआवजा देने की बात कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव इससे पहले मुआवजा देते थे किसानों को, या फिर वो केवल बातें कर रहे हैं किसानों को लुभाने के लिए? एक और सवाल ये है कि लगातार विकास जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अखिलेश यादव वापस से डबल मुआवजा देने की मांग करते हैं। सवाल यही है कि क्या इससे पहले किसानों को मुआवजा दिया जाता था, उनकी फसलें बर्बाद होती थी तो? देखिए, पहले के किसानों की स्थिति क्या थी, आप याद कर लीजिए उस व्यक्ति का वो वीडियो कि सखी हाय हमारी जमीन कब जाए हाय दैया ओ अखिलेश भैया। तो पहले की सरकारों में तो ये होता था, ये पूरा देश और प्रदेश जानता है सोनाली जी,
इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव जी अपने बनाए प्रोपोगंडा से राजनीति करना चाहते हैं। उनके पिताजी ने भी इस प्रदेश में सरकार चलाई और उन्होंने भी इस प्रदेश में सरकार चलाई। क्यों नहीं अपने काम के बलबूते कभी बात। इस देश को यह भी तो कि इस प्रदेश को उन्होंने उसकी बात नहीं करेंगे अखिलेश यादव। हम देंगे इन शब्दों से जा चुकी है, क्योंकि जनता व्यवहारिक दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी जी में और योगी जी में देश का भविष्य देख रही है और वो जानती है कि देश और प्रदेश का भविष्य इनके हाथ में सुरक्षित है। ये बहुत बड़ा विषय। उत्तर प्रदेश कभी जंगल राज के लिए भी जाना जाता था। बिहार के बाद अगर सबसे ज्यादा माफिया राज कहीं सक्रिय था तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर था। माननीय योगी जी ने इस उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया। ये बहुत बड़ा विषय है जो लगता है कि समाजवादी पार्टी के चश्मे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि जब इन्हें टिकट देने की बारी आती है तो ये सबसे पहला नाम अपनी टिकट में घोषित करते हैं अफजाल अंसारी का। ये बहुत बड़ा विषय है जो पूरा प्रदेश देख रहा है। ना ही भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलती है, ना ही अपराध से मुक्ति मिलती है। जी सोनाली जी दोबारा कहेंगे? जी जी आपकी आवाज आ रही है, बताइए। किससे सवाल किया मैडम? विकास जी, हमारा सवाल यही था कि लगातार विपक्ष यही कह रहा है कि उनको अपराध से मुक्ति नहीं मिल रही है। इस राज्य में अपराध ज्यादा हो रहा है, किसानों के साथ समस्याएं आ रही हैं, बाकी भ्रष्टाचार से भी मुक्ति नहीं मिल रहा, ना ही विकास के काम हो रहे हैं। देखिए किसानों को लेकर के आप याद कर लीजिए मेरठ का वो किसानों का प्रदर्शन, जिस पर इन्हीं की सरकार में लाठियां बरसा करके किसानों को तोड़ने का काम किया गया और 6 किसान उस लाठी चार्ज में मारे गए थे। तब भी समाजवादी पार्टी की इस प्रदेश में सरकार थी। आप याद कर लीजिए इस प्रदेश के अंदर माफिया राज के ऊपर तो समाजवादी पार्टी जब इस तरीके के वक्तव्य बोलती है तो पूरा प्रदेश हंसता है उनके ऊपर। ये तो माफियाओं को संरक्षण देने वाले हैं। अरे भाई याद करके मुझे बता दें अखिलेश यादव जी कि नाहिद हसन को टिकट क्यों दिया था अखिलेश यादव जी ने? कौन से वो दूध के धुले व्यक्ति हैं? मुझे बता दें अखिलेश यादव जी कि अभी इसी चुनाव में, इसी लोकसभा इलेक्शंस के लिए उन्होंने अपनी सबसे पहली लिस्ट में अफजाल अंसारी का टिकट डिक्लेयर किया है। कौन है वो अफजाल अंसारी? ये पूरा प्रदेश जानता है सोनाली जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव जी अपनी पारिवारिक विरासत को, इसका जवाब तो विवेक जी ही देंगे। आप बताइए विवेक जी। सुभाष जी आप जवाब दीजिएगा। कई सारी बातें निकल करके सामने आई हैं। अभी प्रत्याशी के खिलाफ भी खड़े हुए ओम प्रकाश राजभर। बीजेपी के खिलाफ पहले तो वो साथ में नजर आ रहे थे, लेकिन रविंद्र, अगर बात करते हैं रविंद्र कुशवाहा की, तो उनके खिलाफ में खड़े हो गए। देखिए सोनाली जी, पहली चीज तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किसी के खिलाफ नहीं है जी। प्रत्याशी का जो चयन होता है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का उन्होंने चयन हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अपना ओपिनियन दिया है। हमको किसी के प्रत्याशी से क्या परहेज हो सकता है? वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो प्रत्याशी होगा हमारा प्रत्याशी होगा। हाँ, ये अलग बात है कि हम लोग एनडीए का हिस्सा, एनडीए का कुनबा है, तो जाहिर सी बात है कि 80 की जो 80 सीटें हैं वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नहीं लड़ रही, वो अनुप्रिया पटेल जी नहीं लड़ रही, संजय निषाद जी नहीं लड़ रहे, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही, वो एनडीए लड़ रहा है। यानी कि 80 की 80 सीटों पर एनडीए लड़ रहा है। और रही बात प्रत्याशियों की, तो प्रत्याशियों का भाजपा का चयन भाजपा करेगी, हमारी पार्टी का चयन हम करेंगे, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी का अनुप्रिया पटेल जी करेंगे, संजय निषाद जी का संजय निषाद जी करेंगे। एक अलग विषय है। मुद्दा जो आप जो सवाल पूछना चाह रहे हो, सवाल का जवाब तो विवेक पांडे जी देंगे, क्योंकि परिवारवाद की जब बात हो रही तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो स्टैंड है, परिवारवाद के अंदर हम इसलिए नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि सोनाली जी, अगर एक डॉक्टर है तो डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बन रहा है तो उसमें क्या बुराई है? एक इंजीनियर है, इंजीनियर का बेटा अगर इंजीनियर बन रहा तो क्या बुराई है? एक एडवोकेट है, अगर उसका बेटा एडवोकेट बन रहा तो क्या बुराई है? ठीक उसी प्रकार राजनीति के अंदर अगर कोई पिता राजनीति के अंदर सक्रिय राजनीति कर रहा है और उसके पुत्र में योग्यता है, काबिलियत है, टैलेंट है, अगर वो राजनीति के अंदर आ रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इसके अंदर हम कोई अतिशयोक्ति नहीं कहना चाहते, क्योंकि परिवारवाद की बात की जाएगी तो समाजवादी पार्टी हो गई, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो गई, चाहे अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी होगी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी होगी, सबके पिता पुत्र राजनीति के अंदर है। इसके ऊपर पर्टिकुलर भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगा रही तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। वो बीजेपी का अपना व्यक्तिगत स्टैंड हो सकता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसको बिल्कुल
एक डिनाई नहीं करेगी, बिल्कुल इग्नोर नहीं करेगी। परिवारवाद को उसको अलग तरीके से लेके जाइए। परिवारवाद वहां दुविधा देता है जहां पे बेटा बाप अगर आगे बढ़ रहा है और बेटे के अंदर काबिलियत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बेटे को लॉन्च किया जा रहा है, अगर वो परिवारवाद होता तो उसके ऊपर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती, क्वेश्चन मार्क खड़ा करती। अदरवाइज टैलेंट अगर है, अगर वो आगे बढ़ा तो उसको आगे बढ़ने दीजिए। जी, इस सवाल का जवाब तो दे ही सकते हैं विकास जी, क्योंकि लगातार परिवारवाद की बातें होती हैं और राहुल गांधी की अगर इससे जोड़ करके बात कर ली जाए तो परिवारवाद गलत नहीं है, ऐसा सुभाष जी कह रहे हैं। जी विकास जी। देखिए, मुझे लगता है कि सुभाष जी का अपना दृष्टिकोण हो सकता है परिवारवाद को देखने का। हमारा देखिए, अभी सुभाष जी भी कह रहे थे कि अगर काबिलियत नहीं है और बढ़ा रहे कंटिन्यू, तो इस चीज का आकलन तो आप भी सोनाली जी कर सकती हैं कि समाजवादी पार्टी, आप देख लीजिए कि पहली बार श्रीमान अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी के चेहरे पर सत्ता का स्वाद चखा और उसके बाद लगभग आधा दर्जन चुनाव श्रीमान अखिलेश यादव जी अपने नेतृत्व में लड़ चुके हैं। क्या स्थितियां हैं? मुझे लगता है आदरणीय हमारे साथी भी इस बात से सहमत होंगे। तो ये सारी स्थितियां तब है समाजवादी पार्टी कांग्रेस में। जब ये हमारे परिवारवाद की बात करते हैं तो सोनाली जी एक विषय में स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि ये कहेंगे अभी हमारे परिवारवाद को लेकर के, अगर भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद होता तो 2004 में पंकज सिंह जी राजनीति की शुरुआत करते हैं तो युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य होते हैं। आप नोट करिएगा, बहुत बड़ी बात, जिसका पिता इस देश का रक्षा मंत्री रहा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, वो 2004 में जब राजनीति शुरू करते हैं तो वो युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य होते हैं, ना कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय महामंत्री या प्रदेश महामंत्री। आप देख लीजिए कि अगर परिवारवाद इसे नहीं कहेंगे तो श्रीमान अखिलेश यादव जब राजनीति शुरुआत करते हैं या श्रीमान राहुल गांधी जब राजनीति शुरुआत करते हैं तो वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनते हैं सबसे पहले, और उसके बाद शक्तियां किसमें निहित हैं पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि जब अभी कांग्रेस पार्टी ने अपने यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के आगे बढ़ी तो सबसे पहली चीज हम सबने देखा कि जब प्रधानमंत्री का सवाल उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से किया गया तो उनका जवाब था कि जब बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। आप याद कर लीजिए कि ऐसा व्यवस्थापूर्ण बयान वो आदमी दे रहा है जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाला है। आप वो आदमी परिवारवाद के चुंगल में फंसी पूरी पार्टी है। ये बात स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जुबान कह गई है, उनकी भावनाएं कह गई हैं। आप देख लीजिए, इसी का परिणाम है कि परिवार की इच्छा के विपरीत शशि थरूर जब नामांकन करते हैं तो शशि थरूर को पार्टी पूरा अलग थलग कर देती है। क्या गुनाह कर दिया? अरे भाई, उन्होंने भी तो एक लेकिन अलग थलग कर देती है। ये होता है परिवारवाद। अरे विषयों को आप भारतीय जनता जितने भी आरोप लगाए विवेक जी उनका जवाब देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मुआवजा की बात कही आपने कि अखिलेश सरकार में क्या कुछ मुआवजा दिया जाता था, किसानों के लिए क्या किया जाता था, उनकी दशा क्या थी, ये सभी जानते हैं। जी विवेक जी, जवाब दीजिएगा। देखिए, आपको बड़ी स्पष्टता से ये बात समझनी पड़ेगी, किसान सम्मान निधि जिसको कि ये आज किसानों को देने का प्रयास कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि की योजना किसने शुरू की थी? और मैं तो बड़ी अच्छी बातें सुन रहा था अभी परिवारवाद को लेकर के। ये मुझे लगता है कि एक उपेंद्र सिंह रावत भाजपा के ही है ना। अभी चांद तारे सूरज एक से एक व्याख्या उपमा दे दी गई संज्ञात्मक रूप से। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, उपेंद्र सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से मना क्यों कर दिया? जरा भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता ही बता दे। वो जो फोटो वायरल हो रही है, जो वीडियो वायरल हो रही है, मुझे लग रहा है इसका क्या मतलब है? ये भाजपा के लोग इस तरीके से हमेशा चरित्रहीनता के परिचायक क्यों बन के सामने आते हैं? मुझे याद है, जब आपको याद होगा, कपिल मिश्रा भाजपा के बहुत बड़े सम्मानित नेता हैं, जब वो आम आदमी पार्टी के सदस्य हुआ करते थे दिल्ली विधानसभा में, उसने भाजपा के एक बहुत बड़े चांद सूरज तारा के चरित्रहीनता को उजागर किया था और उनके वो वक्तव्य आज भी यूट्यूब पे वीडियो उनका मौजूद है। तो कौन कितना चरित्रवान है, कौन कितना नीतिज्ञ है, कौन कितना मुझे लगता है चांद और सूर्य की तरह पवित्र है, वो सारी व्याख्या मुझे लगता है कपिल मिश्रा के उस बयान में झलकती है, क्योंकि वो बयान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के परिप्रेक्ष्य में दिया गया था जब वो आम आदमी पार्टी में थे। तो वो बयान या तो गलत है, जिसके लिए कपिल मिश्रा को माफी मांगनी चाहिए, और अगर आज वो बयान सत्य है तो देखिए अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए कैसे भाजपा के लोग मैनेज करना चाहते हैं और मैनेज करते हैं। उपेंद्र सिंह रावत इसका ज्वलंत उदाहरण। तो मुझे लगता है परिवार की बात वही करेगा, परिवार की बात वही करेगा जो परिवार के साथ इस देश में
एक सम्मानित नागरिकों के परिवारों को स्थापित करने की दिशा में प्रयास करेगा, क्योंकि जो सरकारें होती है उनका कार्य होता है जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से आदर्श परिवारों को स्थापित करना, जिसके माध्यम से एक आदर्श राज्य स्थापित हो सके। लेकिन मुझे लगता है मोदी जी इस बात को भूल जाते हैं। अभी बहुत अच्छी बात आपने की थी स्टार्टिंग में कि देश के 140 करोड़ लोगों को मोदी जी ने परिवार बताया, लेकिन 140 करोड़ लोगों ने क्या मोदी जी को अपना परिवार स्वीकार किया है? अगर 140 करोड़ वोट पूरे देश का मोदी को मिल रहा होता तो ये मान सकते थे कि मोदी जी सभी के लिए परिवार है। 80 करोड़ लोगों को यही बताते हैं कि हम मुफ्त राशन दे रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए राशन नहीं है। इन्हीं के एडवर्टाइजमेंट है, इन्हीं के वक्तव्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो लगातार यही कहती है कि मुफ्त राशन दे रही है। आपसे ज्यादा कौन जानता है? 69,000 शिक्षक भर्ती, यूपीएसआई के बच्चे देख लीजिए किस तरीके से 2 बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली। बताइए ना, कौन सा परिवार का दर्द समझेंगे तब तो कल्याणकारी योजनाओं पे काम होगा ना। जब परिवार से कोई मतलब ही नहीं है, कोई तात्पर्य। प्रहलाद मोदी किसके भाई थे जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाकर के धरने पे बैठ गए थे? प्रहलाद मोदी किसके भाई थे? विवेक जी, विकास जी जवाब दे रहे हैं क्योंकि आपने एक एक करके कई सारे सवाल पूछ दिए हैं। विकास जी जवाब दीजिएगा। बिल्कुल 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 जी विकास जी। देखिए, हमारे सम्मानित साथी ने बड़ी जोर शोर से उपेंद्र रावत को बताया, लेकिन ये नहीं बताया, बड़ी खूबसूरती से आप किनारा कर गए उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अपने हालात पर। बड़ी खूबसूरती से किनारा कर गए कि उत्तर प्रदेश को इन्होंने दिया क्या, उस पर कोई समाजवादी पार्टी का नेता बात नहीं करता। बड़ी खूबसूरती से किनारा कर गए कि इसी उत्तर प्रदेश को आप जंगल राज की संज्ञा दिया करते थे पहले की सरकारों में। बड़ी खूबसूरती से किनारा कर गए। अब मैं बताता हूँ आपको कि उपेंद्र जी के, अरे सुनिए सर, विवेक भाई सुनिए, धैर्य के साथ सुनिए मेरे भाई, धैर्य से सुनिए, योजना की बात कर रहे हैं तो धैर्य से सुनिए, मेरा आग्रह है। आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि उपेंद्र जी ने तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया, लेकिन बेशर्मी की तरह यौनाचार के आरोपों में फंसे, भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे आप ही एक मंत्री को कैबिनेट मंत्री बनाते हैं, आप ही बनाते हैं, आपकी सरकार बनाती है। तो वहां तो नैतिकता में उन्होंने मना कर दिया। दूसरी चीज, वो स्वयं कह रहे हैं कि ये AI जनरेटेड है। आजकल टेक्नोलॉजी का कितना उपयोग है ये आप भी बहुत अच्छे से सोनाली जी जानती हैं। लेकिन मुझे बता दें कृपया करके हमारे सम्मानित साथी, समाजवादी पार्टी का वो नेता कौन था जिसने इलाहाबाद से पूर्व कपिल मिश्रा के बयान देखेंगे कि कैसे उन्होंने आम आदमी पार्टी में रहते हुए सदन में एक चरित्रहीन वक्तव्य को देते हुए चरित्रहीनता का प्रमाण दिया। वो किसके परिप्रेक्ष्य में था बताइए ना, उस पर बात कर लेते हैं। चलिए आइए भाई, समाजवादी, ये तो वही बात हो गई, जीत भी मेरी पट भी मेरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे हमने तो गायत्री प्रजापति को पार्टी से बाहर कर दिया था, आपने तो ऐसे चरित्रहीन आदमी को टिकट दिया। अब चूंकि फजीयत सोशल मीडिया पे हो गई तो पीछे बैकफुट होना उनकी मजबूरी है। पवन सिंह को आपने आसनसोल से टिकट दिया, पवन सिंह की बैकफुट होना मजबूरी है क्योंकि अपनी स्थिति का आकलन भाजपा को है। और मैं तो पूछ रहा हूँ, कपिल मिश्रा के बयान पे बात हो जाए ना। आइए ना, कपिल मिश्रा के बयान पे बात करते हैं। बताइए, कपिल मिश्रा ने झूठ कहा और कपिल मिश्रा तो उसके लिए माफी मंगवाइए और या तो स्वीकार कीजिए कपिल मिश्रा एक सही नेता है, सच्चे नेता है और इसीलिए आपने उनको टिकट दिया, तो इसका मतलब वो बयान भी सही था। बताइए, चलिए आइए। अब विवेक जी जवाब तो सुन लीजिए विकास जी का। जी विकास जी बताइए। बिल्कुल, देखिए मैं फिर आपको कि समाजवादी पार्टी के अंदर सुनने का साहस नहीं है। सुनने का इसलिए साहस नहीं है क्योंकि ये जानते हैं कि ये जो सवाल उठा रहे हैं जैसी सेम कहावत। अरे जवाब दीजिए ना, आप तो सुन ही रहे हैं, हम तो सुनने के लिए बैठे हैं मेरे भाई, लेकिन आप जवाब तो दीजिए। कपिल मिश्रा का जो बयान था मोदी के वो गलत था तो कपिल मिश्रा को क्यों दिया, और कपिल मिश्रा के बयान सही थे तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? समाजवादी पार्टी के अंदर खड़े हैं। कभी मुझे इस बात पर जवाब क्यों नहीं इस प्रदेश को विवेक भाई देना चाहते हैं कि बलात्कारी को मंत्री बनाने वाला कौन मुख्यमंत्री था, ये बता दीजिए मुझे। बलात्कारियों को पोषित करने वाले, बलात्कारियों को संरक्षित करने वाले, बलात्कारियों को बाकायदा जेल में भी संरक्षण देने वाले, पीड़िता के ऊपर FIR कराने वाले चिन्मयानंद को भूल गए क्या? आपने उन्नाव प्रकरण भूल गए, हाथरस प्रकरण आप भूल गए। बताइए ना, कितने प्रकरण आपको याद दिलाऊं जहां पे कि आपने बलात्कारियों को पोषित और संरक्षित करने में लगातार संस्थाओं का दुरुपयोग किया? बताइए कितने प्रकरण बताऊं? गायत्री प्रजापति आपके कोई रिश्तेदार हैं क्या? कब तक आप गायत्री प्रजापति के आड़ में अपने पापों को छुपाने का काम करेंगे? गायत्री प्रजापति को तो अखिलेश यादव जी ने मंच से झटक दिया था, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बताइए, सुबोध सिंह के हत्यारों को माल्यार्पण करके पद देने वाले आप लोग,
बताइए भाई, कितने उदाहरण दे दूं मैं आपको? आपका आगरा का विधायक बलात्कार करता है, बताइए, जिसके ऊपर बलात्कार के आरोप आप उसको दोबारा विधानसभा का टिकट देते हैं। और ये रावत जी का तो एक वाक्य सामने आया है, न जाने ऐसे कितने आपके प्रत्याशी जिनके कारनामे अभी कैमरे के पीछे कैद हैं, सब आएंगे बाहर, रुक जाइए। बदायूं से लेकर के कन्नौज तक तैर रहे हैं आपके लोगों के, कन्नौज तक। कारनामों की बात ना करिए, पूरा कन्नौज और पूरा बदायूं जानते हैं। क्यों नहीं करेंगे कारनामों की बात? कपिल मिश्रा आपके नेता हैं, मैं तो एक सवाल पे बात करूंगा केवल आज। कपिल मिश्रा आपके नेता हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी में रहते हैं, दिल्ली विधानसभा में नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान दिया था वो सही था या गलत? चलिए इस पे बताइए, बता दीजिए। कपिल मिश्रा सही थे कि नरेंद्र मोदी सही थे? अगर कपिल मिश्रा का बयान सही था तो कपिल मिश्रा को वास्तव में साधुवाद, तो नरेंद्र मोदी जी पे क्या सवाल उठने चाहिए? और अगर नरेंद्र मोदी जी की छवि भी वास्तव में एकदम शुद्ध और गंगा के समान पवित्र है, तो कपिल मिश्रा को टिकट आपने क्यों दे दिया? कपिल मिश्रा को टिकट आपने उस वक्त भी क्यों दे दिया? क्या बताइए, काफिला क्यों लुटा? आज समाजवादी पार्टी अपने सबसे आवाज नहीं निकल रही है, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं ना, यही होता है। इसीलिए कहता हूँ, बात वो करिए जो तर्क और तथ्यों के आधार पे हो। आपका मंत्री ये बताइए ना कि बलात्कारी को मंत्री बनाया उत्तर प्रदेश में एक बात, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है, प्रत्याशी बनाया, उसने नरेंद्र मोदी के परिप्रेक्ष्य में बात उजागर की थी, उस पर जवाब दे दीजिए मुझे, उस पर जवाब दे दीजिए। नहीं, उस पर जवाब दीजिए। आज आप जवाब देंगे विकास जी, आज आप गोल मोल नहीं बात करते। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, हाथरस की बेटी को आपने सुरक्षा नहीं दी, हाथरस की बेटी को नहीं दी, उन्नाव की बेटी को नहीं दी, लेकिन आपने कंगना रनावत को सुरक्षा किस आधार पे दी? बताइए मुझे। देश में लाखों पीड़िता, देश में लाखों बलात्कार की पीड़िता महिलाएं जिनको सुरक्षा नहीं मिलती, लेकिन कंगना रनावत को आपने सुरक्षा किस आधार पे दी? बताइए मुझे, किस आधार पे आपने सुरक्षा दी? विपक्ष के लोगों की सुरक्षा घटाने वाले कंगना रनावत को सुरक्षा आपने किस आधार पे दी? बताइए मुझे, बताइए, देश भी सुनना चाहता है भाई। बहुत नैतिकवान है, बहुत चरित्रवान है आप लोग, बहुत नैतिकता है। आज नैतिकता पे बात हो जाए। श्रीमान अखिलेश कपिल मिश्रा का बयान सही था या गलत? बताया नाम है, बताइए। बदस्तूर जारी है। अरे कपिल मिश्रा का बयान सही था कि गलत, उस पर जवाब दीजिए भाई। एक सवाल विवेक जी, कपिल मिश्रा जी ने नरेंद्र मोदी पे जो आरोप लगाए थे, क्या वो बयान सही था या वो बयान गलत था? उस पर बात होगी आज। विवेक जी, इसका जवाब तो सुन ले दीजिए। कब से आप पूछ रहे हैं, केवल सवाल तो जवाब दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ जवाब दे दो, ये तो उससे बात ही नहीं कर रहे। कपिल मिश्रा पे तो आवाज ही नहीं निकल रही इनकी। विवेक जी, विकास जी को मौका तो दीजिए जवाब देने का। मैंने इन्हें सवाल किए, सोनाली जी जरा आप एक बार जवाब ले लीजिए इनसे। इनकी आदत है विवेक भाई की कि अपने सवालों का जवाब देकर लेना चाहते हैं, दूसरे के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, मुझे पता ही नहीं अभी तक भी वो समाजवादी पार्टी का कौन सा मंत्री था बलात्कारी जिसे एकमात्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश यादव जिसे मंत्री बनाते हैं, बलात्कार के आरोप के बाद मंत्री बनाया। सबसे बड़ा विषय ये। अरे बलात्कारियों को टिकट देते हो, बात कर रहे हो यार, हटाते हैं जो भाजपा का विधायक जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप साबित हुआ, उसको आपने बलात्कार के ऊपर एफआईआर हुई थी, उसके बाद टिकट विधानसभा करवाई। क्या बात करेंगे? हमने तो गायत्री प्रजापति को पार्टी से बात किया। नहीं डिबेट करना चाहते हैं विकास जी, कपिल मिश्रा को आज आपने सांसद का टिकट दिया है। मैं पूछता हूँ कपिल मिश्रा के आरोप सही थे कि गलत? विकास जी और विवेक जी, एक सवाल पहले हमें सुभाष जी से पूछ लेने दीजिए। हमारे साथ सुभाष जी भी किसी है इस नेता वक्त। के बस का नहीं है कि वो अपनी पार्टी के लिए कुछ अच्छा बता पाए। विवेक जी, अभी आप जवाब दीजिए विकास जी की बातों का। बात करेंगे क्योंकि इनको पता है कि इधर कुआं उधर खाई है। आप दोनों लोग अरे भाई, असली वाले सवाल का जवाब तो दे ही नहीं रहे कि किधर कुआं और किधर खाई है। हमारा दिख रहा है विकास जी, तभी तोते की तरह आवाज नहीं निकल रही है। कपिल मिश्रा ने नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कहा था सदन में, आप भी जानते हैं। वो महिला पत्रकार कौन थी? वो महिला पत्रकार कौन थी जो बीमार थी, डॉक्टर मान रही थी, डॉक्टर नहीं आया, और किसके लिए कहा था? और अगर कपिल मिश्रा की बात सही थी, आपने उनको टिकट दिया, चरित्र पे सवाल किसके उठेगा? बताइए। आप लोग केवल सवाल पूछ रहे हैं। विकास जी और विवेक जी, आप लोग केवल सवाल पूछ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं एक दूसरे के सवालों का। ना आपने उनकी सवाल का जवाब दिया है, ना ही उन्होंने आपके सवाल का जवाब दिया। आपने मुझे कहा कि विकास जी जवाब दे रहे, मैं तो जवाब सुनना चाहता हूँ, ये दे ही नहीं रहे। अरे भाई, मैंने भी सवाल किए, सोनाली जी उनके विकास जवाब जी, ले लीजिए। अरे सत्ता से सवाल कर रहे हैं भाई, आप तो पूछिए ना। सत्ता में हैं, सत्ता की नैतिकता तो शुचिता तो बनाए रखी है सत्ता में रहने की। हमने एक सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। हम तो विपक्ष में बैठे हैं ना, सत्ता में तो आप बैठे हैं।
दीजिए बीच जवाब। में बोलेंगे, जवाब सुनेंगे कहाँ से? आप हर सवाल के हर जवाब के बाद बीच में बोलेंगे। पूरी बात आप आने नहीं, आप बोलिए, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। 2 मिनट तक मैं नहीं बोलूंगा। आप कपिल मिश्रा के सवाल पे जवाब दे दीजिए कि कपिल मिश्रा ने किसके चरित्रहीनता का प्रमाण दिया था। विकास जी, आप उनको क्लियर कर दीजिए। विवेक जी कब से एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं, उनका जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप अपने सवाल रख लीजिए। बिल्कुल नहीं बैठना मुझे। एक सवाल हम अपने दूसरे साथी से भी ले लेते हैं। आप बताइए विकास जी, आप जवाब दीजिए। तो आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाए विवेक पांडे जी, विकास जी। वो नहीं देंगे, मैं जान रहा हूं ना। आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन आरोपों को साबित करने के लिए तथ्य और तर्क चाहिए। आज भाजपा अपने ही पूरे मायाजाल में फंसी हुई है। इनके विधायक और सांसदों के जिस तरह के तस्वीरें सामने आ रही है, वो इनकी चरित्रहीनता का प्रमाण स्पष्ट करता है। जो कि गायत्री रघुराम ने कहा था, जो तमिल एक्ट्रेस थी, जिन्होंने भाजपा छोड़ते समय कहा था कि भाजपा में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हरिओम पांडे पूर्व सांसद ने जो कहा था, वो बयान भी पूरी मीडिया के सामने था कि कैसे भाजपा में महिलाओं का शोषण किया जाता है। जी, तो विवेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, बहुत ज्यादा नजदीक है। कुर्सी पर कौन सवार होगा इसकी भी होड़ मची हुई है। वहीं लालू यादव ने पीएम मोदी को यहां तक कह दिया कि हिंदू परंपरा में एक बेटे को अपने माता पिता के निधन पर अपना सिर और दाढ़ी मुड़वाने चाहिए। मोदी ने तब ऐसा भी नहीं किया जब उनकी मां की मृत्यु हुई थी। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को हिंदू बताने से भी इनकार कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को खूब लताड़ा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को तेलंगाना के आदिलाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी सुप्रीमो पर पलटवार किया। पीएम मोदी ने यहां कहा कि मेरे परिवार को लेकर मुझ पर निशाना साधा गया, लेकिन अब पूरा देश बोल रहा है कि मैं मोदी का परिवार हूं। तो देखना यह है कि ये जो पूरा देश बोल रहा है कि वो मोदी का परिवार है, 140 करोड़ की जनता अगर बोल रही है कि वो मोदी का परिवार है, तो लोकसभा चुनाव में इसका क्या नतीजा देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।